हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोराइना बैक्टीरियम डिप्थेरियाई की। कोराइना बैक्टीरियम डिप्थेरियाई ग्राम पॉजिटिव रोड होते हैं जो कि हमारे पास डिप्थेरिया कॉज करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, इसकी डिजीज़ डिप्थेरिया, इसकी ट्रांसमिशन, पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल फाइंडिंग, लेबोरेटरी डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन की बात करेंगे। यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपको इसकी माइक्रोस्कोपिक इमेज नज़र आ रही होगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें कोरोना बैक्टर डिप्थेरियाई की, तो कुछ खास पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस बैक्टीरिया। देखें जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ये बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव रोड है, जिसकी हम लोगों ने बात कर ली है। इसके अलावा बुक्स के अंदर कुछ खास पॉइंट्स लिखे होते हैं इस बैक्टीरिया के हवाले से, तो मैं चाहता हूँ कि वो क्लियर हो जाएं। सबसे पहला पॉइंट जो लिखा होता है वो होता है जी, ये क्लब शेप्ड होते हैं। क्लब शेप का मतलब होता है बैक्टीरिया की कोई फाइन जैसे रॉड होती है उस तरह की शेप नहीं होगी, बल्कि एक साइड से ये वाइडर होगा थोड़ा सा, तो इसलिए हम इसको क्लब शेप भी बोल देते हैं। वो क्यों होता है अभी हम देखते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ लिखी होती है कि ये बैक्टीरिया अपने आप को अरेंज कर लेते हैं इन अ स्पेसिफिक मैनर, जिसको हम बोलते हैं पैलिसेड। ठीक है, पैलिसेड मैनर के अंदर इन्होंने अपने आप को अरेंज किया होता है। वो क्या होता है अभी मैं आपको इमेज दिखाता हूँ। कभी आपने फेंसिंग देखी हो तो उसके अंदर लकड़ियों को ऐसे सीधा खड़ा करके फेंस बनाई जाती है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें ऐसे ऐसे खड़ा करके और ऊपर उनके ऐसे जोड़ने के लिए, तो इस चीज़ को बोलते हैं पैलिसेड फेंसिंग। तो वहाँ से नाम लिया गया बैक्टीरिया की अरेंजमेंट को देखते हुए। इसके अलावा हमारे पास कुछ शेप्स बनाएगा बैक्टीरिया, जिसको हम अभी देखते हैं। वी शेप, एल शेप माइक्रोस्कोपिक इमेजिंग के अंदर हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा बीडिड अपीयरेंस होती है। बीडिड अपीयरेंस कैसे होती है, एक बल्ज सा होता है बैक्टीरिया के अंदर। वो बल्ज क्यों होता है, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर एक ग्रैन्यूल्स होते हैं, ग्रैन्यूलर स्ट्रक्चर होता है। ग्रैन्यूल्स किसके होते हैं, उन ग्रैन्यूल्स के अंदर हाईली पॉलीमराइज्ड फॉस्फेट्स मौजूद होते हैं जो कि एनर्जी का काम करते हैं। जब भी बैक्टीरिया को एनर्जी चाहिए होती है तो वो एनर्जी की स्टोरेज फार्म होता है। ओके, इन ग्रैन्यूल्स को जब हम लोग स्टेन करते हैं तो ये हमारे पास मेटाक्रोमेटिकली स्टेनिंग पैटर्न शो करते हैं। मतलब कि बैक्टीरिया का कलर और होगा और इन ग्रैन्यूल्स का, बिकॉज ऑफ दीज फॉस्फेट कलेक्शन, इनका कलर और होगा। इसलिए हम बोल रहे हैं मेटाक्रोमेटिकली, यानी कि डिफरेंट कलर शो होगा बिकॉज ऑफ दिस ग्रैन्यूल्स। तो इन पॉइंट्स को दोबारा से देखते हैं विद द हेल्प ऑफ इमेजेस। तो सबसे पहली बात है जी, क्लब शेप होगा। ठीक है, एक तरफ से वाइडर होगा थोड़ा सा, उसकी स्मूथ रोड शेप नहीं होगी। ओके, दूसरा पॉइंट है वी या एल शेप। यहाँ नीचे वाली इमेज के अंदर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे आपको ये देखें, यहाँ पे नज़र आ रहा है वी शेप बनी हुई है, कहीं कहीं पे आपको एल शेप नज़र आ रही है। तो ये इस कार्टून के अंदर आप अच्छे तरीके से इस बैक्टीरिया को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखें पैलिसेड शेप, पैलिसेड शेप को यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जुड़े होते हैं। ठीक है, तो पहले भी मैंने आपको बता दिया ऐसे बैक्टीरिया जुड़े होंगे जिसको हम बोल रहे हैं पैलिसेड शेप। और इस इमेज के अंदर भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप लोग देखें बैक्टीरिया कैसे जुड़े हुए हैं, तो इस चीज़ को हम लोग बोल रहे हैं पैलिसेड शेप। इसके अलावा क्या होता है, बीडिड अपीयरेंस होती है ड्यू टू ग्रैन्यूल्स। यहाँ बैक्टीरिया के अंदर अगर आप लोग देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एक तो बैक्टीरिया है, और उसके अलावा ये मोटे मोटे से आपको डॉट नज़र आ रहे होंगे। ये हमारे पास क्या है, मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स, जो कि अपीयरेंस कौन सी देते हैं, डिफरेंट अपीयरेंस देते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग इमेजिंग के अंदर देखें तो ये बैक्टीरिया है, इसने वी शेप खास तौर पे बनाई हुई है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें इस डॉट को देखें, डार्क हुआ हुआ है थोड़ा सा, तो ये क्या है, ये अपीयरेंस थोड़ी सी डिफरेंट है उस बैक्टीरिया से। ठीक है, तो ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ग्रैन्यूल्स हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टोरेज फार्म में फॉस्फेट भरी हुई है। ठीक है, तो इस वजह से इसकी अपीयरेंस है। और इस इमेज के अंदर भी अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा साइड्स पे बैक्टीरिया के ग्रैन्यूल्स मौजूद हैं जो कि एक डिस्टिंक्ट शेप दे रहे हैं। तो दैट्स वाई वी हैव मेटाक्रोमेटिक अपीयरेंस। और लास्ट पे चाइनीज़ कैरेक्टर जैसे होते हैं, कभी आपने चाइनीज़ देखी हो कैसे हम लोग लिखते हैं, तो चाइनीज़ कैरेक्टर हम लोग कुछ इस तरह के दिखते हैं अगर आप लोगों ने देखे हों, तो उसकी अपीयरेंस भी ये बैक्टीरिया हमें दे रहा होता है। तो ऐसे हम लोग इस बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक को देख सकते हैं। क्लब शेप, वी एल शेप, पैलिसेड शेप, बीडिड ग्रैन्यूल्स, मेटाक्रोमेटिक, चाइनीज़ कैरेक्टर, ये तमाम की तमाम चीज़ें अगर आप लोग याद रखेंगे तो आपको आसानी होगी। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी डिस्कस फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, डिजीज़ कौन सी कॉज करता है जी, डिजीज़ हमारे पास डिफ्थेरिया कॉज करेगा। आगे बात करते हैं हम लोग ट्रांसमिशन की। ट्रांसमिशन के अंदर अगर हम लोग देखें तो ये बैक्टीरिया हमारा नेचुरल फ्लोरा ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर ये नेचुरली ह्यूमंस के अंदर मौजूद होता है। कुछ ह्यूमंस के अंदर मौजूद होता है, कुछ के अंदर ज़्यादा होता है, कुछ के अंदर कम होता है। लेकिन इसका जो नेचुरल होस्ट है, किसी एनिमल के अंदर ग्रो नहीं करता या कहीं पे ग्रो नहीं करता, ह्यूमंस के अंदर ही पाया जाता है। ठीक है, नेचुरल होस्ट है ह्यूमंस इसके।
अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर ये मौजूद होता है। ठीक है, तो अगर अब ये बैक्टीरिया हमारे पास डिजीज़ कब कॉज करेगा उसको हम लोग देखते हैं। लेकिन इसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगी? ज़ाहिर है एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स हम छींकते हैं या वैसे ही हम लोग किसी भी तरीके से, मतलब कि एयरबॉर्न ट्रांसमिशन है इसकी बिकॉज ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक। पैथोजेनेसिस की बात करें, पैथोजेनेसिस के अंदर हमारे पास क्या होगा? पैथोजेनेसिस के लिए मैंने आपको बताया बैक्टीरिया नॉर्मली हमारे रिस्पायरेटरी अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर मौजूद है। डिजीज़ कब काज करेगा? जब हमारे पास दो चीज़ें होंगी। एक, बैक्टीरिया जब इन्वेसिवनेस इख्तियार कर लेगा हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर अटैच हो जाएगा फर्मली। ओके, जब वो फर्मली अटैच हो जाएगा फिर वो क्या करेगा? एक्सोटॉक्सिन्स बनाएगा। एक्सोटॉक्सिन जब वो बनाएगा, ये एक्सोटॉक्सिन्स क्या करेंगे? प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देंगे। इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। कोई भी सेल हमारे पास जब भी ग्रो करता है या उसको अपनी एक्टिविटीज़ करनी होती हैं तो वो क्या करता है? डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनाता है, मैसेंजर आरएनए से विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स हमारे पास प्रोटीन बनाता है जिससे वो अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो ये टॉक्सिन क्या करता है? इस प्रोसेस को, सेंट्रल डोग्मा को रोक देता है, जिससे क्या होता है? सेल सही तरीके से सर्वाइव नहीं कर सकता, अपने बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पाता। अभी हम मजीद इस टॉक्सिन को देखते हैं और कि कैसे प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है उसको भी देखते हैं। इससे क्या होता है जनाब? डिस्टर्बेंस हो जाती है सेल प्रोसेस के अंदर, अल्टीमेटली सेल डिसफंक्शन हो जाता है और डेथ भी हो सकती है, नेक्रोसिस भी हो सकती है सेल की। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं एक्सोटॉक्सिन के ऊपर जो डिप्थेरिया ही बनाता है। ये एक्सोटॉक्सिन बेसिकली हमारे पास इनकोड करता है। इनकोड से मुराद ये हमारे पास इसके जीन जो होते हैं वो बैक्टीरिया के अंदर मौजूद नहीं होते, बल्कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है एक हमारे पास बैक्टीरियोफेज जिसका नाम होता है बीटा फेज। जब वो बैक्टीरिया के अंदर आ जाता है उसका डीएनए जो होता है वो बैक्टीरिया के डीएनए से मिल जाता है, तो हमारे पास क्या होता है? ये बैक्टीरिया टॉक्सिन्स बनाने स्टार्ट कर देता है। ओके, एक बात। दूसरी बात ये होगी, ऑब्वियस सी बात है कि जिन बैक्टीरिया के अंदर ये बैक्टीरियोफेज नहीं होगा, ये बीटा फेज नहीं होगा, तो वो हमारे पास डिजीज़ भी कॉज नहीं करेंगे। दैट्स वाई नॉर्मल फ्लोरा जो हम लोग बात कर रहे थे उसके अंदर कभी कभार ये बैक्टीरिया डिजीज़ कॉज करता है, कभी कभार नहीं करता। जब नहीं करता, मोस्टली क्यों नहीं कर रहा होता, उस टाइम ये इन्फेक्टेड नहीं होता विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज। ओके, और इम्यूनिटी पे भी डिपेंड करता है इंसान की, ऑब्वियसली इन्फेक्शियस डिजीज़ की हम बात करें। अब डिप्थेरिया टॉक्सिन हमारे पास क्या करता है? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इनहिबिट करता है प्रोटीन सिंथेसिस को। अब उसका मैकेनिज्म बताया गया है बाय एडीपी राइबोसाइलेशन ऑफ इलोंगेशन फैक्टर 2, EF2 भी बोलते हैं इसको। इस चीज़ को समझने के लिए हम अगली स्लाइड पे जाते हैं। आई होप, बल्कि मुझे यकीन है आपको समझ नहीं आया होगा। सेंट्रल डोग्मा की अगर आपको कहानी का पता हो कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए बन के जब साइटोप्लाज्म में आता है वहाँ पे क्या होते हैं? हमारे पास एक ऑर्गेनेली होती है जिसको हम बोलते हैं राइबोसोम। ये मैसेंजर आरएनए आ रहा है, मैसेंजर आरएनए को इसने रीड करना है और रीड करके क्या बनानी है? प्रोटीन बनानी है। ठीक है, अब हमारे पास EF2 फैक्टर क्या करता है? EF2 फैक्टर इस प्रोसेस को सही तरीके से यहाँ पे टाइप नहीं हो रहा, लेकिन आप लोग समझ लीजिए मैंने क्या लिखा है। EF2 फैक्टर क्या करता है? इस प्रोटीन की मूवमेंट में हेल्प करता है, यानी कि इसको बाहर निकालता है। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है, जब आप लोग कपड़े सी रहे होते हैं तो मशीन के अंदर कपड़ा आप डालते हैं, वो जैसे ही स्टिच होता जाता है वो बाहर को निकलता जाता है। ठीक है, तो EF2 फैक्टर क्या कर रहा होता है? उसको बाहर निकाल रहा होता है प्रोटीन को आसानी के साथ, ताकि मजीद प्रोटीन बनती जाए। अब अगर ये टॉक्सिन आएगा वो इस EF2 को इनहिबिट कर देगा, इस EF2 की क्या करवा देगा? राइबोसाइलेशन करवा देगा, उसके अंदर ADP का मॉलिक्यूल ऐड कर देगा। कौन सा मॉलिक्यूल ऐड कर देगा? ADP का। ADP का जब मॉलिक्यूल इसके अंदर ऐड हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं राइबोसाइलेशन। तो राइबोसाइलेशन जब इसकी हो जाएगी तो EF2 हमारे पास सही तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा। जब EF2 हमारे पास सही तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा तो ये प्रोसेस रुक जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस का। अब ये ADP हमारे पास कहाँ से आता है? ADP हमारे पास आता है, एक मॉलिक्यूल होता है NAD। सेल के अंदर मौजूद होता है एक मॉलिक्यूल NAD। NAD कन्वर्ट किया जाता है। NAD के अंदर देखें AD का मतलब होता है यही एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो यहाँ से हमारे पास इस मॉलिक्यूल में से ADP निकाल के और इसको ट्रांसमिट कर दिया जाता है EF2 फैक्टर के ऊपर, राइबोसाइलेशन करवा दी जाती है इसकी। तो ये टॉक्सिन हमारे पास दो काम करता है, NAD मॉलिक्यूल में से AD निकालता है और उस ADP को EF2 के ऊपर अटैच करता है, और ये EF2 हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, जिससे मैंने आपको बताया क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं उस चीज़ के। क्लिनिकल फाइंडिंग्स की अगर हम लोग बात करें तो क्लिनिकल फाइंडिंग्स के अंदर हमें सूडो मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस एक टॉपिक हमने पीछे पढ़ा है, क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल का, उसके अंदर भी देखने को मिली थी, लेकिन वो कोलाइटिस थी, कोलोन के अंदर देखने को मिली थी। यहाँ पे सूडो मेम्ब्रेन हमें टॉन्सिल्स और थ्रोट के अंदर देखने को मिलेगी।
सूडो मेम्ब्रेन असल में होती ये है कि हमारे पास कुछ इन्फ्लेमेटरी सेल्स, कुछ डेड सेल्स जो यहाँ पे इन्फेक्टेड हुए हैं बिकॉज ऑफ टॉक्सिन्स, वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं और वहाँ पे फाइब्रिन आ जाती है। फाइब्रिन हमारे पास क्लॉटिंग के अंदर हेल्प करती है और वो वहाँ पे क्लॉट होके एक लेयर बना देते हैं, एक मेन लेयर के ऊपर एक लेयर बन जाती है जिसको हम सूडो मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें, यहाँ पे आपको सूडो मेम्ब्रेन देखने को मिल रही है। ये क्लोस्ट्रीडियम डेफिसिल के अंदर भी हमें देखने को मिली थी और सी डिफ्थीरिया के अंदर भी हमें देखने को मिल रही है सूडो मेम्ब्रेन। इसके अलावा जनरलाइज कुछ सिम्टम्स, फीवर, सॉर थ्रोट, लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिलेगा। कॉम्प्लिकेशन की अगर हम लोग बात करें, 3 मेन कॉम्प्लिकेशन हम लोगों ने याद रखनी है फॉर कोरोना बैक्टीरिया डिफ्थेरियाई। सबसे पहले 3 मेन सिस्टम होते हैं हमारे पास, एक रिस्पायरेटरी सिस्टम, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक हमारे पास कार्डियक सिस्टम। तो इन तीनों की अगर हम लोग बात करें, तीनों ही इफेक्टेड हो सकते हैं विद दिस टॉक्सिन, जो टॉक्सिन एक्सोटॉक्सिन हमारे पास प्रोड्यूस कर रहा है डिफ्थेरियाई। तो तीनों के अंदर डिफरेंट हमारे पास कंसिक्वेंसेज होंगे। सबसे पहले रिस्पायरेटरी सिस्टम की अगर हम लोग बात करें, तो ये जो सूडो मेम्ब्रेन बन रही है, अगर ये ट्रेकिया की तरफ चली जाए, इसकी एक्सटेंशन हो जाए ट्रेकिया की तरफ, तो ये एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन करवा सकती है, रिस्पायरेटरी अरेस्ट हो सकता है। दूसरा, कार्डिक सिस्टम के अंदर अगर हम बात करें तो मायोकार्डाइटिस हो सकती है। तीसरा, नर्वस सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो नर्व वीकनेस, जिसकी वजह से पैरालिसिस, स्पेशली क्रेनियल नर्व डैमेज हो सकती हैं विद दिस टॉक्सिन। तो 3 मेन सिस्टम और तीनों के हमारे पास कॉम्प्लिकेशन बन सकते हैं विद दिस बैक्टीरिया। लेबोरेटरी डायग्नोसिस की अगर हम लोग बात करें, हम लोग थ्रोट स्वैब कल्चर करते हैं, लेकिन कल्चर मीडियम हमारे पास कुछ स्पेशलाइज्ड होते हैं इस बैक्टीरिया के लिए। उनका नाम होता है लोफलर मीडियम या टिंस्टेल मीडियम। इन मीडियम्स के अंदर हमारे पास एक ख़ास किस्म का साल्ट मौजूद होता है जिसको बोलते हैं टेलोरियम साल्ट। टेलोरियम साल्ट के अंदर क्या होता है, एक एबिलिटी होती है इस बैक्टीरिया के अंदर, वो इस टेलोरियम को, साल्ट को कन्वर्ट कर देता है टेलोरियम एलिमेंट के अंदर। टेलोरियम एलिमेंट के अंदर, तो टेलोरियम एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है, इसका कलर होता है स्पेसिफिक ग्रे ब्लैक किस्म का इसका कलर होता है। बैक्टीरिया क्या करता है, टेलोरियम साल्ट को रिड्यूस करके टेलोरियम एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो जो हमारे पास मीडियम होंगे, लोफलर मीडियम और टिंस्टेल मीडियम, उनको हम लोग जब देखते हैं तो ग्रे ब्लैक कलर देखने को मिलता है। इससे हम लोग डिटेक्ट कर देते हैं कि इस स्पेसिफिक स्वैब के अंदर, स्पेसिफिक कल्चर के अंदर सही डिफ्थेरिया ही मौजूद है या डिफ्थेरिया मौजूद है। इसके अलावा एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है एलिक टेस्ट, जो कि हम लोग कर सकते हैं फॉर दिस बैक्टीरिया। इस टेस्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एलिक टेस्ट को अगर हम लोग देखें तो एगार प्लेट के ऊपर हम लोग ऑलरेडी एक एंटी टॉक्सिन, डिफ्थेरिया एंटी टॉक्सिन को की स्ट्रीक बना देते हैं। ये 2 स्ट्रीक्स आपको नज़र आ रही होंगी स्क्रीन के ऊपर, ये और ये। इन स्ट्रीक्स के ऊपर क्या लगा हुआ है, एंटी टॉक्सिन लगा हुआ है। अब हम लोग एक अननोन बैक्टीरिया के ऊपर से स्लाइड करते हैं, यहाँ से लेट्स सपोज ऐसे और ऐसे स्लाइड किया, हमें नहीं पता ये कौन सा बैक्टीरिया है। अब अगर तो ये हमारे पास डिफ्थेरिया हुआ, तो डिफ्थेरिया क्या बनाएगा, टॉक्सिन्स। इसके ऊपर ऑलरेडी क्या मौजूद है, एंटीटॉक्सिन। तो यहाँ पे हमें एक स्ट्रीक देखने को मिलेगी, एक लाइन देखने को मिलेगी, ठीक है, प्रेसिपिटेंट लाइन, जो कि जब टॉक्सिन और एंटीटॉक्सिन मिलेंगे तो ये लाइन देखने को मिलेगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस स्पेसिफिक सैंपल के अंदर सी डिफ्थेरिया मौजूद है, ठीक है, टॉक्सोजेनिक सी डिफ्थेरिया। टॉक्सोजेनिक क्यों, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया टॉक्सिन्स नहीं भी बनाते। क्यों नहीं बनाते, पीछे आपने वीडियो के अंदर देखा, बैक्टीरियोफेज होगा, वो आएगा, उसके डीएनए हमारे बैक्टीरिया के डीएनए के साथ मैच करेगा, फिर ही बैक्टीरिया के अंदर एबिलिटी होगी कि वो टॉक्सिन बना सके। तो ऐसे एक तो हम दूसरे बैक्टीरिया से भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं डिफ्थेरिया को, और टॉक्सोजेनिक और नॉन टॉक्सोजेनिक डिफ्थेरिया से भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं डिफ्थेरिया को। ओके, ट्रीटमेंट की अगर हम लोग बात करें, ट्रीटमेंट के अंदर हम लोग एंटीटॉक्सिन देते हैं ऑफ कोर्स, और इसके अलावा इस एंटीटॉक्सिन की खास बात ये होती है कि ये हॉर्स सीरम से ड्राइव होता है, तो हमें सीरम सिकनेस का ख्याल रखना पड़ेगा। सीरम सिकनेस क्या होता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, बहुत ही ज़्यादा हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है बिकॉज ये हॉर्स सीरम से एक्सट्रैक्ट किया होता है एंटीटॉक्सिन इसका। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स के अंदर पेंसिलिन जी, एरिथ्रोमाइसिन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। प्रिवेंशन की अगर हम लोग बात करें, प्रिवेंशन के अंदर हम लोग इम्यूनाइज कर सकते हैं पेशेंट को, इम्यूनाइजेशन कर सकते हैं पेशेंट की विद डिफ्थेरिया टॉक्साइड। ओके, बैक्टीरिया के टॉक्साइड को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। टॉक्साइड क्या होता है, एक इनएक्टिव टॉक्सिन, ठीक है, इनएक्टिव टॉक्सिन हम लेते हैं और हम लोग उसको हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर डाल देते हैं। हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर इम्यून सिस्टम उसको ओरिजिनल टॉक्सिन के तौर पर देखता है और उसके खिलाफ एंटी टॉक्सिन्स बनाना स्टार्ट कर देता है, एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट करता है, और जब रियल टॉक्सिन आता है तो ऑलरेडी हमारे पास इम्यूनिटी मौजूद होती है। दैट्स हाउ दिस प्रोसेस वर्क। डिफ्थेरिया के जो हम लोग टॉक्साइड देते हैं, जो वैक्सीन देते हैं, उसको हम लोग अकेला नहीं देते बल्कि कम्बिनेशन के साथ देते हैं। किस किस का कम्बिनेशन होता है, एक हमारे पास डिफ्थेरिया टॉक्साइड होता है, इसके अलावा टेटनस टॉक्साइड होता है और ए सेलर
पर्टोसिस फॉर वूपिंग कफ। इन तीनों को मिला के दिया जाता है। इस वैक्सीन को हम लोग डी टैप भी बोलते हैं या DTP भी बोलते हैं। तो इन तीनों का कम्बिनेशन यूज़ किया जाता है। कम्बिनेशन को देने की एज क्या होती है, हम लोग 2, 4 और 6 मंथ ऑफ एज के अंदर इसकी वैक्सीनेशन करते हैं। बूस्टर डोज हम लोग 1 और 6 साल के अंदर लगाते हैं, और इसके अलावा भी रिकमेंडेड ये है कि हर 10 साल बाद इसकी बूस्टर डोज को लगवाना चाहिए। आई होप यू एंजॉय दैट लर्निंग, और आपको समझ आई होगी टॉपिक की। थोड़ा से कम्प्लेक्स कंसेप्ट थे जिनको मैंने सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। तो लाइक किया करें वीडियो को, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे हम लोग मोटिवेट होते हैं ताकि मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं। थैंक यू।